नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो शुरू हो चुका है देश का सबसे बड़ा सियासी शो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। पॉलिटिकल पावर सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो दिन की हर बड़ी सियासी खबर आपको दिखाएंगे और एबीपी न्यूज स्टाइल में उसका विश्लेषण भी आपके सामने रखने वाले हैं। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने क्यों लगाई दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार, ये भी आपको दिखाएंगे। और नजूल जमीन को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया उत्तर प्रदेश में, वो खबर भी आपको दिखाएंगे। तो पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ दिल्ली सरकार को फटकार लगाई बल्कि दिल्ली पुलिस की भी खिंचाई की गई है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ था, 3 युवाओं की जान चली गई थी, इसी मामले में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। अपने ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने जो बातें कही बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमसीडी भंग करने की जरूरत है। दिल्ली में भयंकर अव्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी विचार की जरूरत है। सिविक एजेंसियों के पास काम के लिए फंड नहीं है, किस एजेंसी का क्या काम पता नहीं, ये तमाम बातें कही गई हैं। दिल्ली में भयंकर अव्यवस्था की तरफ इशारा किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार की जरूरत है। सिविक एजेंसियों के पास उनका काम नहीं, किस एजेंसी का क्या काम है उन्हें पता ही नहीं है, यह बात कही गई दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। सब एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, एक साथ मिलकर काम नहीं करते। नागरिक सुविधाओं का ढांचा पुराना हो चुका है, एमसीडी को क्यों ना भंग कर दें, ये तमाम बातें कही गई हैं। और दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। कहा यह गया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दीजिए। दीपा, बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को लेकर जो कहा है वो बात आपने बताई, लेकिन देखिए 27 जुलाई की तारीख को हुआ क्या था वो जरा मैं आपको बता दूं। 27 जुलाई की तारीख दिन शनिवार था और उस दिन ओल्ड राजेंद्र नगर में जोरदार बारिश हुई और इतनी बारिश की वहां पूरे इलाके में पानी भर गया। राउज कोचिंग सेंटर में पानी भरा, वहां पर बेसमेंट में जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वो उस पानी में फंस गए। जो छात्र बहुत बड़ी संख्या में वहां पर थे, हालांकि बहुत तो बाहर निकल गए, बहुतों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 वहीं पर फंस गए जिनकी जान चली गई और इनमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल थे जिनकी जान गई। जिसके बाद से खूब सियासत भी हो रही है, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे हाईकोर्ट ने जो कहा उसके बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी को हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है। अखिलेश, बिल्कुल, और अब दर्शकों को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि विवाद कैसे गहराता ही जा रहा है और बीजेपी की इसमें खुद किरकिरी हो रही है। कल हमने आपको इसी शो में बताया था कि विधानसभा से यह बिल पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में जाकर यह फंस गया और उसके पीछे की बड़ी वजह है बीजेपी की आपसी खींचतान। याद है कृपया। नजूल भूमि बिल बुधवार को विधानसभा से पास हो गया, लेकिन गुरुवार को जैसे ही बिल विधान परिषद में आया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विरोध कर दिया और बिल प्रवर समिति को सुझाव और संशोधन के लिए भेज दिया। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है कि ये प्रस्ताव पर और विचार विमर्श हो, व्यापक विचार विमर्श हो और समिति अपना 2 महीने में अपना रिपोर्ट इस पर दे। मेरे लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व करने वाला विषय है कि हमारी सरकार हमारे एजेंडे पर चल रही है, हम उन्हें पूरा कर रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि सरकार में सब ठीक चल रहा, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में बिल पास हुआ और विधान परिषद में फंसा, उसके बाद विपक्ष कह रहा कि सरकार में पावर की लड़ाई चल रही। जो उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है, ये यूपी के बीजेपी की लड़ाई के तौर पे मत आप देखिए, ये मोदी वर्सेस योगी की लड़ाई है। और यहाँ से दिल्ली से इशारा होता है कि झगड़े करो, तो वहाँ झगड़े शुरू होते हैं, आपस की खींचतान है। कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग जमीनों पर, बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और खास तौर पर हमारी पार्टी का मानना है कि गोरखपुर और इलाहाबाद, खासकर 2 शहरों में बड़ी बड़ी जमीनों पर सरकार की निगाह है और बंटवारा आपस में नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रवर समिति में गया। या तो आप एक कमीशन बनाएं। हाँ, ये बात सही है कि नजूल भूमि बिल को लेकर विधानसभा में भी बीजेपी के सदस्यों ने विरोध जताया था। बावजूद इसके विधानसभा से बिल पास हुआ। बिल पर सवाल उठाने वालों में बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह भी थे। क्या नहीं कहें? विपक्ष जो मांग कर रहा है वो गलत मांग कर रहा है। वो विधेयक का पार्ट ही नहीं था। जो विधेयक का पार्ट था उसमें मैंने कुछ सुझाव दिए थे लीज एक्सटेंशन के और वो माना गया।
उसी दिन मान लिया गया, खन्ना जी ने मान लिया। अब जब विधान परिषद में बिल फंसा है तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सुधार और संशोधन होते रहना चाहिए। भाजपा में कभी लड़ाई नहीं होती है, सबसे अनुशासित पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और विधेयक का जहाँ तक सवाल है तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, तो इसमें परीक्षण होने दीजिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो फैसला करता है वो ठीक करता है। बहुत से विधेयक होते हैं, पार्टी ने फिर विचार किया होगा, सरकार को लगा होगा और संगठन को भी क्या नाम प्रवर समिति में भी भेजना चाहिए। इस पर और विचार है, और सुधार हो सकते हैं, और जनता की भलाई के लिए क्या काम हो सकते हैं। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब बिल को लेकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। कोर वोट भी तो नजुल भूमि पर बैठा हुआ है, तो जब बीजेपी का कोर ही वोट खराब हो जाएगा तो किसके सारे वोट जीतेंगे भाई। तो ये मेरे कहने का मतलब, इस पर एक बार विचार हो जाना चाहिए और इस पर फिर से ठीक से राय लेनी चाहिए। और कैसे होगा, किसी भी तरीके से किसी को न उजाड़ा जाए, बल्कि जो जमीनें बची कुची हैं उसी पर जो भी काम किया जाए। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि नजूल की जमीन होती क्या है, तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। देश जब गुलाम था तो आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों की जमीनों को जब्त कर लिया जाता था। अंग्रेज जब इस देश से गए तो ये जमीन सरकार के पास चली गई। इसके साथ ही राजा महाराजाओं की वो जमीनें जिनके कागजात राजाओं के पास नहीं थे, वो भी सरकार के पास चली गई। ये सारी जमीनें नजूल की भूमि कही जाती हैं। प्रयागराज शहर के कई मोहल्ले नजूल भूमि पर ही बने हुए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद मोइन ने नजूल भूमि का इस्तेमाल कर रहे लोगों से इस मुद्दे पर बात की। हर आदमी का यही कहना है कि अब क्या होगा, बिल में ऐसा संशोधन कुछ करें कि हर आदमी की जमीन फ्री होल्ड हो और हर आदमी को सुख चैन से रहने का मौका मिले। जो इन्होंने ये जो बिल पास करके ये जो निकाला है कल की डेट में, ये किसी भी तरह से जनता के हित का नहीं है। ये सबको जो है एकदम किक आउट करके बाहर एकदम से निकालना चाहते हैं। ये करीब 35 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी पहली किस्त इन लोगों ने ले लिया है लीज फ्री करने का, 25% उसका ले लिया है। उसके बाद इन लोगों ने लिया नहीं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत आ गई है। यूपी के अलग अलग जिलों में ऐसे हजारों लोग हैं जो नजूल भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें जमीन सरकार की तरफ से लीज पर मिली है। बिल का विरोध कर रहे नेताओं का दावा है कि बिल की वजह से आम लोगों को नुकसान होगा। सरकार की माने तो नए कानून का उद्देश्य नजूल भूमि का उपयोग विकास कार्यों में किए जाने को लेकर है। नजूल के बिल के मुताबिक जो नजूल जमीन है उसका मालिकाना हक किसी भी निजी व्यक्ति या फिर संस्था को नहीं मिलेगा और इसके लिए जो पहले से आवेदन किए गए उन आवेदनों को रद्द माना जाएगा। इसके साथ ही फ्री होल्ड के लिए जो रकम जमा की गई है वो रकम ब्याज के साथ में लौटा दी जाएगी। फिलहाल ये बिल प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा। लेकिन नजूल जमीन को लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन नजूल जमीन बिल पर विवाद क्यों बढ़ा के इसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, सरकार इस प्रकार की जमीन पर सरकारी कब्जा चाहती है और साथ ही नजूल जमीन को सार्वजनिक उपयोग में सरकार लाना चाहती है। ये कहा जा रहा है लीज रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है और साथ ही बिल में लीज रिन्यू को लेकर नियम साफ नहीं किया गया, इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। और सरकार नजूल जमीन को फ्री होल्ड नहीं करेगी, जिनका पैसा जमा है उन्हें ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। और साथ ही शर्तें पूरी करते हैं तो लीज रिन्यू कर दी जाएगी, ये बात कही गई। और साथ ही विपक्ष कह रहा है कि कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है। इसमें जो इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं लीज में लेकर, उनका क्या होगा इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है, विपक्ष का कहना यह है। अखिलेश, और कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रतिष्ठा, और इसी शब्द को लेकर अब वहां पर राजनीति हो रही है। हाँ, नौकरी करने नहीं आया हूं, क्या अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। तुम मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, एक कार्ड की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली। खटाखट ने 27 में सपा चक के लिए तैयारी रखी। सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने उन तमाम सवालों का जवाब अपने अंदाज में दिया जिसका इंतजार किया जा रहा था। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन
ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। योगी ने विरोधियों को बता दिया कि सरकार सिर्फ पुराने तेवर के साथ नहीं चलेगी बल्कि पूरी ताकत से चलेगी। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं। योगी के इस बयान को लेकर सुबह सुबह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है, इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कौन है पीछे? असल में पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि यूपी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अखिलेश उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में शिवपाल यादव ने कह दिया था कि डिप्टी उन्हें गच्चा देंगे। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। अंदरूनी खींचतान की वजह से योगी की कुर्सी और सरकार के भविष्य को लेकर विपक्ष के नेता कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं। कल योगी ने इसका जवाब भी दिया। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। विधानसभा में गुरुवार को योगी ने विपक्ष पर निशाना साधने के लिए ठग वाली कहानी सुनाई। मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं साथ कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही। उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? योगी के इस तेवर वाले भाषण की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में हो रही है। शिवपाल जी भाग गए यहां से। अब आगे बढ़ते हुए देखिए यूपी में कमल किस तरीके से कमजोर हुआ के इसके बारे में जानकारी आपको दें। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और उसमें साफ तौर से जो आंकड़े आए उससे लगा कि कमल कमजोर हुआ के इस बार यूपी में 80 लोकसभा की सीटें आप ये जानते हैं। 37 सीट पर अकेले समाजवादी पार्टी की जीत हुई, बीजेपी को 33 सीट पर जीत हासिल हुई और समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट मिली। इसके अलावा आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जिसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा उसको 1 सीट हासिल हुई। अपना दल सोनेलाल को 1 सीट, आरएलडी को 2 सीट माफ कीजिएगा, और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट,
आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली और बीएसपी के खाते में एक भी सीट उत्तर प्रदेश की नहीं आई। और इस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी वो समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव नतीजों में नजर आई। अखिलेश। बिल्कुल, और अब राहुल गांधी के उस दावे की बात कर लेते हैं जो बीती रात उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। उन्होंने यह कह दिया कि दरअसल अब वो ईडी के निशाने पर है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब जो बयान राहुल गांधी ने दिया तो उस पर सियासी बाजार में बयानों का बाजार गर्म हो गया। इस पर अब बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। और गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष के जितने नेता अब तक हुए हैं भारत में उसमें सबसे झूठे नेता राहुल गांधी हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 2 दिन से केरल के वायनाड में आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान गुरुवार की रात 1:52 पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसको लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल ने लिखा, जाहिर है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया। मुझे ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी चल रही है। मैं ईडी का दिल खोलकर इंतजार कर रहा हूँ, मेरी तरफ से चाय और बिस्किट। राहुल गांधी ने आधी रात को ये पोस्ट किया तो सुबह होते होते सियासी माहौल गर्मा गया। जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो इतने भी नहीं है, उनमें भी देशभक्ति है, वो भी देश को देखना चाहते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और पहले मिलती है। कांग्रेस ना कभी डरेगी। कुछ तो सुना होगा ना, यही बात है। तो सुनने के बाद उसने ये रख दिया कि अगर आप आना चाहते तो आइए, हम डरेंगे नहीं। आपको याद है कि राहुल जी हर रोज कहते हैं डरो मत, डरो मत, तो खुद डरते नहीं। बार बार ये प्रमाण हुआ है कि जब भी कोई उनके खिलाफ जाता है बीजेपी के, उनकी भाषा में नहीं आता, उनके लाइन में नहीं आता, उनको टारगेट किया जाता है। राहुल जी को, सोनिया जी को टारगेट किया गया है। ईडी में ईडी के दफ्तर में उनको 14 घंटे बिठाया गया है और उन्होंने जैसे बोला है डरो मत, हम किसी से डरने वाले नहीं। कांग्रेस के नेता खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो विपक्ष के बाकी दलों ने भी मोर्चा संभाला। विपक्षी दलों ने एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको सरकार की एजेंसियां, ईडी हो, सीबीआई हो, टारगेट करती है, झूठे मुकदमे बनाती है, उनको जेल में डालती है। ऐसा कुछ भी अगर राहुल गांधी के साथ ये लोग करते हैं तो हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। सब तो सबके सामने है, अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया क्या? किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है ये सबको पता है। कुछ छोटी सी बात को लेकर इस तरह की हरकत करना, और अब वो चक्रव्यूह की बात जो कही है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन को छू गई। जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी खड़ा होता है, उसे दबाने का प्रयास हमेशा सरकार करी है। एजेंसियों का दुरुपयोग जम के इस देश के अंदर हो रहा है। और इस फोटो में सर मुझे राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जिस चक्रव्यूह का जिक्र किया वो चक्रव्यूह वाला बयान उन्होंने 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए दिया था। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल के इस बयान के बाद हलवे से लेकर जाति का जिन निकला था, जिसकी गूंज आज भी सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी को घोटालों की याद दिलाकर निशाना साध रहे हैं। ईडी और सीबीआई भी जब सवाल उठाते हैं तब मैं कहना चाहता हूं कि 2004 से 14 का कार्यकाल छिपा नहीं है, जिसमें 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए थे, उजागर हुए थे, लोग जेल भी गए थे। तब मैं कह सकता हूं कि चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, जांच एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो उन्हें डरना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरने की आवश्यकता क्या है? राहुल जब से नेता विपक्ष बने तब से वो न्यूज मेकर बने हुए हैं। रोज उनसे जुड़े किसी न किसी बयान पर सियासी बवाल जरूर मचता है। नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। और अब बात बिहार की। बिहार के एक जेडीयू सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने चुनाव को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया कि
अब इस बयान के बाद जेडीयू को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अपने सांसद के बयान को लेकर क्या कहा जाए। वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी भी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। देवेश चंद्र ठाकुर नाम है इनका। कहने को तो बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू के टिकट पर सांसद बने, लेकिन कल उन्होंने एक कार्यक्रम में जिस तरह से पार्टी और गठबंधन को लेकर बयान दिया, उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी भी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। देवेश चंद्र ठाकुर यही नहीं रुके, अपनी जीत को पार्टी या गठबंधन की नहीं बल्कि निजी संबंधों पर मिली जीत बताकर खुद की पीठ थपथपा गए। मैं जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दिनों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को दिया। हकीकत यही। इन बातों से इतना तो साफ है कि देवेश चंद्र ठाकुर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पर सवाल उठा रहे हैं। जीत का श्रेय भी नहीं देना चाहते। जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने सांसद के बयान पर क्या बोले। क्या प्रश्न था, उसका क्या जिस्ट निकाले हैं, इंटरप्रिटेशन क्या किए हैं, ये सब तो उनसे बात करने के बाद ही बता पाएंगे ना, उनका क्या मतलब था कहने का, क्योंकि वो पार्टी के हमारे एमपी हैं। संबंध सबसे अच्छे रहते हैं, सबसे उनके अच्छे संबंध रहे होंगे, वो तारीफ किए, तो नॉट अ बिग डील। सवाल तो ये है कि क्या देवेश अलग रास्ता देख रहे हैं। फिलहाल जेडीयू प्रवक्ता ने आईना दिखा दिया कि गठबंधन का स्वरूप बदल गया, एनडीए बन गया, लेकिन देवेश बाबू के हाथ में तीर दे दिया। तो नीतीश कुमार जी जुबान के पक्के हुए ना, लालू यादव अगर जुबान के पक्के हैं तो अर्जुन राय को उनके कथनानुसार धोखा हुआ। और व्यक्तिगत जीत इसको नहीं माना जाता है। लोकसभा के चुनाव में यह जीत एनडीए गठबंधन की जीत है और जनता दल यू के उम्मीदवार की जीत। देवेश का बयान जेडीयू को परेशान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने लालू यादव की भी तारीफ की है। आदरणीय लालू जी का राज था 2002 की बात और मैं उनके पास गया, मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और आ गया मैं उसके बाद बैठने आ गया और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा। लालू जी इतने चिंतित थे, देखा रहो देवेश जी तक की न, देखा रहो देवेश जी तक की न। तो व्यक्तिगत रिश्ते जो है, जो इसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जब से लोकसभा का चुनाव जीते हैं तब से कुछ न कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे वो विवादों में घिर रहे हैं। पिछले दिनों उनका एक विवादित ऑडियो भी वायरल हुआ था। चुनाव में जीत के बाद देवेश ने मुस्लिम और यादवों का काम नहीं करने का बयान दिया था। देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, पहले विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सेल्फ गोल कर रहे हैं उसने पार्टी को तो चिंता में डाल ही दिया है। खेल की दुनिया से अभी एक अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा कारनामा, 52 सालों के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से जो हराया है। ओलंपिक में 52 सालों के बाद भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत हुई है। यही खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे मेरे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक। जी हाँ बिल्कुल अखिलेश, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भले ये लीग स्टेज का मुकाबला हो लेकिन ये जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बार बार यहां पर जो है मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन इस बार 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद ये एक बहुत बड़ी जीत है। और जीत के इस पेरिस ओलंपिक्स में भी काफी मायने हैं क्योंकि अब भारत के 7 पॉइंट हो चुके हैं और लगभग भारत क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुका है। और क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये भी है कि भारत जो है फिलहाल पूल पे नंबर 2 पर है। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर फाइनल जो है वो थोड़ा आसान मुकाबला मिल जाएगा। तो इस मैच के बहुत ज्यादा मायने हैं और इस मैच के जो हीरो रहे कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिनके 6 गोल हो चुके हैं, वो जो है इस बार इस पूरे ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल उन्होंने किए। आज के मुकाबले में उन्होंने 2 गोल किए, अभिषेक ने 1 गोल किया। तो 3-2 से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जी, तो दरअसल देखिए क्वार्टर फाइनल में तो भारत पहले ही पहुंच चुका है, तो ये मनोबल बढ़ाने वाली जीत एक तरीके से। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें,
बाल संरक्षण आयोग ने बकायदा नोटिस भेजा है। दिल्ली का यह मामला, आशा किरण मौत मामले में जवाब मांगा गया है। जो 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि 48 घंटे में आप जवाब दें। बाल संरक्षण आयोग ने बकायदा नोटिस जारी करके इस पूरे मामले में जवाब मांगा है कि आखिर ये मौत कैसे हुई। दिल्ली के रोहिणी में मेंटली चैलेंज लोगों के लिए बने शेल्टर होम आशा किरण में महीने भर में 14 लोगों की मौत से सनसनी। शेल्टर होम में करीब 1000 लोग रहते हैं। दिल्ली सरकार ने आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौत की जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। मंत्री आतिशी ने कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आशा किरण शेल्टर होम में मौत को लेकर दिल्ली में सियासत। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली की आप सरकार को घेरा। कहा सरकार दिल्ली नहीं संभाल पा रही। बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता, और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। बिहार में 4 सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक। सब्जियों के बढ़े दाम को लेकर कोलकाता में विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। राज्य में विधानसभा से निलंबित 18 बीजेपी विधायक सीएम के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे। जवाब दो, जवाब दो। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के उपनेता बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त की। अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा। अब आपको अगस्त का आक्रोश दिखाते हैं। देखिए, अगस्त के महीने का आज दूसरा दिन है और अगस्त का आक्रोश पूरे उत्तर भारत में किस तरीके से नजर आ रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। कहीं टूटी कार, कहीं बिखरा सामान, कहीं बह गया मकान, कहीं गिर रहे हैं पत्थर, टूट रहे हैं जिंदगी के अरमान। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बर्बादी की बारिश हो रही है। जुलाई खत्म हुआ, अब अगस्त हौसलों को पस्त कर रहा है। यह है उत्तराखंड के टिहरी जिले का जखनियाली गांव। 2 दिन पहले यहां बादल फटा था, भारी तबाही हुई थी। जान और माल दोनों का नुकसान हुआ था। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत शोक में डूबे टिहरी गढ़वाल के इस गांव में पहुंचे। वहां जो दिखा वो उस भयानक मंजर की गवाही दे रहा है। ये टिहरी जिले का जखनियाली गांव है, जहां 2 दिन पहले बादल फटने से भारी तबाही हुई। यहां पर दरअसल एक भरपूर गांव हुआ करता था। 5 से 6 मकान इस जगह पर थे जो पूरी की पूरी तरह से मलबे के नीचे दब चुके हैं। जो आपको इस तरफ के जो मकान दिख रहे हैं वो भी इस मलबे के जद में आए और उसके बाद देखिए किसी की छत टूट गई है, किसी का बेस टूट गया है, किसी का पूरा मकान बह गया है। भारी से भारी सामान, भारी से भारी गाड़ियां, सब कुछ बहकर नीचे आ गई, नदी की तरफ आ गई हैं। ये स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूरे इलाके में तबाही हुई है। अब थोड़ा आगे सोनप्रयाग आपको लेकर चलते हैं। केदार धाम के रूट पर फिर से जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। ये वही जगह है जहां हाईवे पूरी तरह बह गया है। इस वजह से रेस्क्यू अभियान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब लैंडस्लाइड हुआ तो कुछ देर के लिए रेस्क्यू का काम रोकना भी पड़ा। हालांकि जैसे ही मौसम ठीक होता, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान देवदूत बनकर लोगों को बचाने के अभियान में फिर जुट जाते हैं। इस इलाके में लोगों को बचाने के लिए वायुसेना का चिनूक और MI-17 गोचर हवाई पट्टी पर तैनात है। हालात भरे ही मुश्किलों से भरे हैं, लेकिन भारत मां के सपूत जवान केदार धाम के रास्ते में फंसे लोगों को निकालने के काम में दिन रात एक किए हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जंगली इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। उत्तराखंड की लगभग सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। चमोली में अलकनंदा नदी को देखिए। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर सारी कहानी बयां कर रही है।
उत्तराखंड जैसे ही हालात पहाड़ के उस पार हिमाचल प्रदेश में भी हैं। हिमाचल में भी बादल फटा था और उसके बाद तबाही के निशान बहुत दर्द दे रहे हैं। संवाददाता सचिन ने उन लोगों से बात की जिन्होंने बर्बादी में बहुत कुछ खोया है। पूरे गांव के लोग जो हैं किस तरह से इकट्ठा बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये त्रासदी इतनी बड़ी हुई है पूरे गांव में कि एक दूसरे का दुख बंटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता लगा था कि ये बाढ़ आ रही है? गांव से फोन आया था मेरे को कि इसमें साइड आवाज़ बहुत आ रही है। फिर वैसे ही मैंने फ़ोन किया फिर वाइफ को, तो फ़ोन स्विच ऑफ ही आ गया। उतने में वो ले गए थे लगभग। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं जाखड़ी था उस टाइम गया। जाखड़ी गया था। पूरा गांव घेर लिया था, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं था। तभी बोले पेटे में आ गए ना, एक दूसरे के बचाने के चक्कर में साथ में खत्म। लगातार बारिश और मुश्किल परिस्थितियों के बीच एनडीआरएफ ने राहत और बचाव काम तेज कर दिया है। अभी भी शिमला रामपुर इलाके में 36 लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का काम तेजी से किया जा रहा है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये तमाम बल जो हैं अब बचाव कार्यों में लगे हैं ताकि जो लोग लापता हैं उन्हें जो है ढूंढा जाए, उनके शव ढूंढे जाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे मंजर तो घर जो हैं टूटे हुए घर नजर आएंगे आपको। घरों के अंदर गारा भरा हुआ है और ये टूटे हुए घर जो हैं अब रहने लायक नहीं बचे हैं। ये इस त्रासदी की जो भयावहता है उसको बता रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक इस वक्त पहाड़ में हर पल मुश्किलों से भरा है। ऐसे में खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। जो पहाड़ी इलाके हैं, लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर लोग त्राहिमाम हैं। तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। और अभी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो हमें जानकारी मिल रही है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क टूटने के बाद वहां पर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। अचानक काफी लैंडस्लाइड होने लगा, जिसकी वजह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने ऑपरेशन को रोका है। कल सुबह से फिर से यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यानी मौसम की वजह से भी बाधा आ रही है और एक बार फिर से लैंडस्लाइड की सूचना है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर रोक दिया गया है। अब कल सुबह का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो भारी लैंडस्लाइड की सूचना हमें मिल रही है। एक बार फिर से इस इलाके से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क टूटने के बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, दिल्ली कोचिंग हादसे की सीबीआई करेगी जांच। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पुलिस को भी लताड़ा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में अस्थायी गेट लगाने को लेकर विवाद गरमाया। जुम्मे के दिन भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग विरोध में उतरे। शहर के मुफ्ती ने कहा, जब तक नहीं हटेगा गेट तब तक करते रहेंगे विरोध। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आया फाइनल फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा। प्रक्रिया में सुधार पर 30 सितंबर तक कमेटी दे रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा। 12 अगस्त को अगली सुनवाई। 31 जुलाई की तय सीमा तक 7 करोड़ 28 लाख इनकम टैक्स रिटर्न हुए दाखिल, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा, पुल पार करने के दौरान कृष्णा नदी में बहा ट्रैक्टर, आधा दर्जन से ज्यादा लोग लापता। सर्च अभियान में जुटी एनडीआरएफ की टीम। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, नितिन गडकरी की मांग के समर्थन में ममता बनर्जी आ गई हैं। ममता ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की। पहले गडकरी भी इस मामले में चिट्ठी लिख चुके हैं, ये आप जानते हैं। ममता ने धमकी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो सड़क पर उतरेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल पावर सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी दिन की हर बड़ी सियासी खबर के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।